हेलो स्टूडेंट, जीके बाय देवेंद्र सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट का खासकर इतिहास विषय का जो पाठ्यक्रम है हम उसकी बात कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, और साथ में ही उस क्राइटेरिया की भी बात करेंगे खासकर रीट के विद्यार्थियों के लिए जहां से हमें ज्यादा क्वेश्चन की संभावना मिलती है, मतलब 100% तक क्वेश्चन की संभावना मिल जाती है। तो हम पाठ्यक्रम के सभी टॉपिक की चर्चा के साथ साथ जिक्र भी करते जाएंगे कि पिछले वर्षों में यहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है या कौन सा टॉपिक क्राइटेरिया महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण कंटेंट की भी बात करेंगे। हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वो है इतिहास विषय। इतिहास के काफी ज्यादा टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक भी हैं और उन टॉपिक्स में क्वेश्चन की संभावना भी खूब रहती है। तो सबसे पहले एक तरह से 3 यूनिट में बांटा गया है। इतिहास की 3 यूनिट की बात कर लेते हैं हम। पहली जो यूनिट है उसमें खासकर प्राचीन भारत का इतिहास शामिल किया गया है, और यूनिट जो सेकंड है उसमें मुख्य रूप से मध्यकालीन इतिहास की बात की गई है, और यूनिट जो थर्ड है उसमें आधुनिक भारत की बात की गई है। ये केवल इतिहास विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं। इतिहास विषय का जो पाठ्यक्रम है इसमें राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास का पाठ्यक्रम इसमें समाहित नहीं है, उसकी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यूनिट जो फर्स्ट है उसमें सबसे पहला अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उसकी बात कर लेते हैं अपन। पहला टॉपिक सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की बात की गई है। भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक तो हम नहीं कह सकते, पहला अति महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं। सभ्यता से जहां हम शुरुआत करते हैं वहां पे सिंधु सभ्यता की सबसे पहले बात की जाती है, और उसके बाद वैदिक सभ्यता भी कह देते हैं इसको, और सामान्यतः वैदिक संस्कृति कह दिया जाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक संस्कृति। जैसा कि हमने वीडियो में देखा है कि ऋग्वैदिक काल ऋग्वेद पे आधारित है, और उत्तर वैदिक संस्कृति जो है वो बाकी के शेष वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक उपनिषदों पे आधारित जो संस्कृति है आर्यों की वैदिक संस्कृति में। इस टॉपिक में अति महत्वपूर्ण यूनिट ये शामिल है: समाज, विवाह, परिवार, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन और नगरीकरण। पहला जो अपना यूनिट है उसमें मुख्य रूप से एक तरह से ये टॉपिक हम शामिल कर रहे हैं: सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, समाज, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन और नगरीय जीवन की बात की जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली जो यूनिट है उसमें मौर्य काल, गुप्त काल। ये 2 मेजर टॉपिक हैं और एक तरह से अति महत्वपूर्ण टॉपिक भी हम कह सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमें यहां से मिल जाते हैं। गुप्तोत्तर काल कहा जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें हम बाहरी विश्व के साथ भारत के संबंध को भी देखते हैं, और इस टॉपिक में हम ये भी देखते हैं कि मध्यकाल की जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, मध्यकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता भी कह सकते हैं, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से यूनिट 2 की
मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, बाहरी विश्व के साथ भारत के संबंध, मध्यकालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, इसके संदर्भ में आ जाता है। और यूनिट जो थर्ड है उसमें हम एक तरह से भक्ति और सूफी आंदोलन की बात कर लेते हैं। उसमें हम मुगल प्रशासन और मुगल राजपूत संबंध की बात करते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें पुनर्जागरण, जो 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण है, उस टॉपिक को समाहित करते हैं। 1857 की क्रांति, खासकर विद्रोह के संदर्भ में इस टॉपिक की बात की जाती है। ब्रिटिश साम्राज्य की भारतीय राज्यों के प्रति नीति की बात करते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें ब्रिटिश नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इस टॉपिक को भी शामिल करते हैं। इसके साथ साथ इस टॉपिक में हम खासकर गांधी युग और स्वतंत्रता संघर्ष की बातें शामिल करते हैं। 1919 से 1947 तक का जो भारत है, यहां तक की बात की जाती है। तो मुख्य रूप से 3 यूनिट में बांटा गया है। भारतीय इतिहास की जो विषय वस्तु है, कथानक है, उसको पहली जो यूनिट है उसमें सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति, समाज, विवाह, परिवार, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन और नगरीकरण को हम रख सकते हैं। यूनिट सेकंड जो है खासकर मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, बाहरी विश्व के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों की बात की जाती है। मध्यकालीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को हम रखते हैं। यूनिट थर्ड जो है उसमें भक्ति और सूफी के साथ साथ मुगल प्रशासन की और मुगल राजपूत संबंधों की बात की जाती है। इसके साथ साथ 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण की, 1857 के विद्रोह की, ब्रिटिश साम्राज्य की भारतीय राज्य जो है खासकर बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे राज्य हैं, उनके प्रति जो पॉलिसी है। इसके साथ साथ ब्रिटिश नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव का भी हम जिक्र करते हैं। और 19 से 47 तक का जो खासकर गांधी युग है उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रत्येक यूनिट महत्वपूर्ण है और हम हर यूनिट से देखते हैं तो कम से कम हमें 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो हर यूनिट से मिल जाते हैं। लगभग 16 से 17 क्वेश्चन तीनों यूनिट से हमें क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो अब कुछ एक यूनिट की बात कर लेते हैं, कुछ एक महत्वपूर्ण कंटेंट की बात कर लेते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता जो है सबसे महत्वपूर्ण है और एक तरह से यहाँ की क्वेश्चन की 100% संभावना है पूछे जाने की। अब तक जो 4 आर्टेट से लेकर रीड तक के जो पेपर हुए हैं, तो चारों पेपर में सिंधु सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन जो है मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार का रहा है, तो एक साइट के बारे में क्वेश्चन मिला। एक क्वेश्चन हमें अग्निवेदियों के बारे में पूछा गया है, तो कालीबंगा और लोथल में अग्निवेदियां होती है, तो अग्निवेदियों के बारे में भी वो भी एक साइट कालीबंगा विशेष के बारे में रहा क्वेश्चन। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो है इसके अभिलेखी प्रमाण के बारे में रहा, तो हम ये पुरातात्विक स्रोत के संदर्भ में कह सकते हैं। ये पुरातात्विक स्रोत से भी क्वेश्चन पूछा गया है, मोहरों के संदर्भ में, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसके साथ साथ हमें एक क्वेश्चन जो है सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन सभ्यताओं के बारे में पूछा गया कि इसकी समकालीन सभ्यताएं कौन सी थी, तो मिस्र मेसोपोटामिया सभ्यता सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता होती है। और एक हमें शताब्दी के संदर्भ में पूछा गया कि जब 1921 और 1922 में क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किया जाता है दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी द्वारा, तो वो जॉन मार्शल के निर्देशन में किया जा रहा था। तो भारतीय इतिहास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण दशक था ये, उसके संदर्भ में हमें क्वेश्चन मिले। तो लगभग 5 क्वेश्चन हमें सिंधु सभ्यता से मिले, तो यहाँ पर हमें 100% श्योरिटी रहती है क्वेश्चन की, जरूर पूछा जाएगा। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है
यूनिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। हम खासकर उसकी विशेषताओं से और खासकर जो साइट है वहां से क्वेश्चन पिकअप कर सकते हैं। धर्म के बारे में 2 बात याद रखें, खासकर समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, लिपि के बारे में, मुहरों के बारे में, तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ज्यादा डेप्थ क्वेश्चन का स्तर है नहीं। तो सिंधु सभ्यता में हमें 5 क्वेश्चन मिले। आगे बढ़ते हैं, वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वैदिक संस्कृति में एक बार हमें ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान पूछा गया है, सप्त सैंधव प्रदेश, और एक बार हमें उत्तर वैदिक संस्कृति में आर्यों का निवास स्थान पूछा गया, तो वो गंगा यमुना का दोआब था। तो प्रारंभिक जो दोनों क्वेश्चन है वो बहुत ही सरल है। उनके सबसे पहले निवास क्षेत्र के बारे में ही चर्चा की गई है, वैदिक और उत्तर वैदिक काल में। तो यहां पर एक क्वेश्चन सप्त सैंधव प्रदेश का रहा है, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन गंगा यमुना के दोआब का रहा, इसके साथ साथ एक वेदांग की भी चर्चा की गई है। खासकर हम जब वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद जो है वेदों का ही पार्ट है। वेदांग को हम अलग रखते हैं, वैदिक साहित्य से अलग रखते हैं। वेदांग जो कुल 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। और इसी वैदिक साहित्य में ही हमें 2 क्वेश्चन जो है वो महाकाव्यों पे डिपेंड मिलते हैं। उनको हम गुप्त काल में भी समाहित कर लेते हैं, क्योंकि अंतिम रूप से उनका रचना काल गुप्त काल ही माना जाता है, और इस काल में भी समाहित कर लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन जो है वो खासकर महाभारत से पूछे गए, और एक सत्य असत्य कथन आधारित था। तो महाकाव्य अति इंपॉर्टेंट है। रामायण जो पहले लिखा गया है और महाभारत उसके बाद का है। महाभारत थोड़ा विस्तृत है, उसमें 1 लाख श्लोक मिलते हैं, जबकि रामायण में हमें 24,000 श्लोक मिलते हैं। तो एक तरह से बड़े और छोटे के संदर्भ में था। हमें उनके लेखक के बारे में पूछा जा सकता है। और एक बार शुरुआती आर्टेट का जो क्वेश्चन था भगवत गीता के संदर्भ में था कि भगवत गीता जो है किसका भाग है, तो महाभारत के 6ठे पर्व भीष्म पर्व का एक भाग है भगवत गीता। तो हमें महाकाव्यों पर आधारित 2 बार क्वेश्चन मिला। तो यहां से हम वैदिक संस्कृति में महाकाव्य को भी ऐड कर सकते हैं, वेदांग को भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें एक क्वेश्चन जो है, हालांकि भारतीय संस्कृति की वो विशेषता भी आ जाती है, जो वैदिक धर्म है उसके बारे में पूछा गया था कि तो वैदिक जो धर्म है प्रारंभ में प्रकृति पूजक होते हैं, एक तरह से टोटमवाद हम कह सकते हैं। प्रकृति की विभिन्न अधिष्ठाता शक्तियों की वो उपासना करते थे। तो धर्म के अलग अलग स्टेप चलते रहते हैं कि वो प्रकृतिवादी थे, उसके बाद में वो बहुदेववादी, फिर एकादि देववादी, फिर एकेश्वरवादी। तो हमें इस संदर्भ में 2nd ग्रेड में भी 2 बार क्वेश्चन मिला है, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद के संदर्भ में, और इसमें भी हमें टोटमवाद का या प्रकृति पूजा का क्वेश्चन मिलता है। तो यहां से क्वेश्चन की संख्या भी 5 होगी, यहां से क्वेश्चन की संख्या भी 5 होगी, मतलब 4 में से 5। इसका मतलब हुआ कि लगभग 125% संभावना हो रही है कि हमें डेफिनेट क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से तो मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही सरलतम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बेसिक बातों को ध्यान में रखकर स्टूडेंट जो है ये जो टॉपिक है वो स्टडी कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। ज्यादा डेप्थ जानकारी की जरूरत रहती नहीं है, कॉमन विशेषताएं जो है वो ज्यादा पूछी जा रही है। फिर हम इन टॉपिक पे आते हैं। भारतीय समाज जो है अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हमें बुक्स वगैरह में खासकर सोशियोलॉजी में मिलता है, और एक तरह से हम इतिहास में भी सभी काल पढ़ने पर एक तरह से सभी समाजों की भी चर्चा कर लेते हैं। अलग अलग जो धार्मिक समाज है उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय समाज की जो विशेषताएं हैं उसके संदर्भ में हमें 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और दोनों बार क्वेश्चन विंसेंट स्मिथ का ही डायलॉग रहा है कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषता, जो हम भारतीय संस्कृति की भी मुख्य विशेषता कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है। तो ये जो वर्ड है बार बार पूछा जा रहा है, अनेकता में एकता या एकता में अनेकता। बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, उसके बावजूद भी एकता है। विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से, राज चिन्हों के माध्यम से हम इसकी व्याख्या करेंगे। ये जो विशेषता है वो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने बताई है। तो स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारतीय समाज की और भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता एकता में अनेकता बताई है। वो हम भारतीय संस्कृति में भी ले रहे हैं और भारतीय समाज में भी ले रहे हैं। इस बार 1st ग्रेड सब्जेक्ट में भी एक क्वेश्चन था कि भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है, तो सहिष्णुता इसके अलावा अन्य विशेषता है। सहनशीलता जिसको हम कह रहे हैं टॉलरेंस, वो भी भारतीय संस्कृति की विशेषता है, निरंतर चली आ रही है। एक तरह से विदेशी आक्रमणों के बावजूद भारतीय संस्कृति जो है वो अभी तक नष्ट नहीं हुई है, तो निरंतरता का तत्व भी उसमें विद्यमान है। विवाह जो संस्कार है उसके संदर्भ में हमें 2nd ग्रेड में खासकर 2 बार ब्रह्म विवाह के संदर्भ में क्वेश्चन मिला है, और रीट में विवाह से संबंधित
जो नियम है, कानून है, उनके बारे में पूछा गया। तो हमें एक तो खासकर 1856 के वर्ष के संदर्भ में क्वेश्चन मिला है कि 1856 का जो वर्ष है क्यों प्रसिद्ध रहा। तो हम पुनर्जागरण में भी बात करते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा विवाह जो कानून है उसको मान्यता दिलाई गई। लॉर्ड डलहौजी और तत्पश्चात लॉर्ड कैनिंग का काल था और विधवा विवाह कानून पारित होने के कारण 1856 का जो वर्ष है वो चर्चा में रहता है। इसके साथ साथ जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए भरण पोषण संबंधी कानून के बारे में भी हमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो विवाह से संबंधित भी हमें 2 क्वेश्चन मिले, समाज से संबंधित भी 2 क्वेश्चन मिले। परिवार पर अब तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। लैंगिक संवेदनशीलता पर भी हमें बहुत कम क्वेश्चन मिला है। हालांकि लैंगिक संवेदनशीलता में हम खासकर महिला जीवन को रखते हैं, तो महिलाओं के बारे में हमें 2 क्वेश्चन मिले हैं, उसको हम आधुनिक भारत से भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन की संभावना जो है उसमें ऐड कर सकते हैं कि 2 क्वेश्चन है। एक तरह से बिल्कुल परिभाषा आधारित कोई क्वेश्चन नहीं है, खासकर महिला सशक्तिकरण आधारित क्वेश्चन है, महिलाओं के जीवन पे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ग्रामीण जीवन से हमें 2 क्वेश्चन मिले और नगरीकरण से भी हमें 2 क्वेश्चन मिले। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो मुख्य रूप से उनकी विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है कि नगरीकरण की विशेषता कौन सी है, कौन सी नहीं है, ग्रामीण जीवन की विशेषता कौन सी है, नगरीकरण की मुख्य समस्याएं कौन सी है। तो हमें तीनों बार जो है वो नगरीकरण की समस्याएं और एक तरह से पलायन के बारे में और खासकर ग्रामीण विशेषता के संदर्भ में पूछा गया है। छोटे टॉपिक है, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम दोनों क्वेश्चन कर भी सकते हैं। खासकर विद्यार्थी इस पर कोई ध्यान देते नहीं है और ये अलग से जो टॉपिक है वो एक तरह से हमें बहुत कम मिलते हैं, इनका जिक्र बहुत कम होता है, इसलिए यहां से क्वेश्चन कर नहीं पाता है। हमारा प्रयास रहेगा, हमारे वीडियो में ये प्रयास रहेगा कि इन टॉपिक की भी हम एक तरह से जनरल व्याख्या करें और ज्यादा से ज्यादा एक तरह से खासकर रीट के विद्यार्थी जो आगामी एग्जाम है उसमें लाभान्वित हो सके, उनके इन टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें हर टॉपिक से एक क्वेश्चन भी अगर मिलता है तो लगभग हम 5 से 6 क्वेश्चन प्राचीन भारत के मान सकते हैं। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक तरह से फर्स्ट ग्रेड में भी शुरुआत जो है जीके वाले पेपर की मौर्य काल से ही होती है और इस बार भी हमें तीनों जो जीके के पेपर हैं, तीनों अलग अलग जो ग्रुप में पेपर हुए, मौर्य काल और गुप्त काल के क्वेश्चन हमेशा मिले। इसके साथ साथ ये एक टॉपिक भी अति महत्वपूर्ण था जिसमें छोटा टॉपिक होने के बावजूद तीनों बार हमें क्वेश्चन मिले हैं। तो मौर्य काल जो है यहां से 4 रीट है, इसका मतलब चारों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज्यादातर क्वेश्चन डिपेंड रहे हैं अशोक के अभिलेखों पर या स्तंभ लेखों पर। एक फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन हमें रामपूर्व स्तंभ के बारे में पूछा गया। इस बार भी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में हमें सुमेलित करने क्वेश्चन में पूछा गया, खासकर कौन से स्तंभ पे कौन से पशु की आकृति है। इसके साथ साथ हमें सत्यमेव जयते के संदर्भ में पूछा गया, खासकर सारनाथ के अशोक स्तंभ के बारे में पूछा गया है। अशोक के अभिलेखों पर हमेशा क्वेश्चन रहते हैं, खासकर सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की दोनों की बात करें, रीड की भी बात करें तो यहां से हमें भाषा पूछी जा सकती है अशोक के अभिलेखों की, खासकर प्राकृत भाषा, लिपि, ब्राह्मी, खरोष्टी। तो खरोष्टी वाले ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इस बार फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट में द्विलिपिक शिलालेख भी पूछा गया जो यूनानी और आर्यमाइक में होता है। इसके अलावा हम शिलालेखों की विषय वस्तु की बात करें तो रीड में हमें खासकर यूनानी पड़ोसी राज्यों के बारे में पूछा गया था अभिलेखों से। तो हमें एक तरह से 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के साथ साथ यूनानी राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ हमें अभिलेखों की विषय वस्तु के बारे में और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसकी चर्चा हमने टॉपिक में की है। इसके अलावा मौर्य काल में हम देखते हैं कि इस बार एक नया क्वेश्चन भी था, रिंग वेल्स जो घेरदार कुएं थे उनके संदर्भ में भी हमें फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन मिला। एक मौर्य काल में हम विशेष बात ये कह सकते हैं कि जहां वैदिक और सिंधु सभ्यता में हमें कंप्लीट स्रोत नहीं मिलते, साहित्यिक स्रोत की कमी रहती है या पुरातात्विक स्रोत की कमी रहती है, जबकि मौर्य काल पहला ऐसा काल है जहां हमें भरपूर पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं, जैसे अभिलेख भी हैं, जैसे स्तंभ भी हैं, जैसे गुफाएं भी हैं, जैसे मुद्रा भी है, जैसे मुहरें भी है और राजप्रासाद वगैरह भी है। साहित्य भी भरपूर मिलता है, चाहे वो यूनानी साहित्य मेगास्थनीज की इंडिका वगैरह हो और संस्कृत साहित्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र वगैरह और अन्य ग्रंथ हो। तो हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन इंडिका के बारे में और मेगास्थनीज आधारित क्वेश्चन मिले, तो एकदम सरल क्वेश्चन थे मौर्य काल के भी और हर बार क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो एक तरह से यहां से भी हमें हर बार क्वेश्चन मिला है, मौर्य काल जरूर पढ़ के जाए। गुप्त काल से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सरलतम स्वर्ण काल का था। जब भी हम गुप्त काल की शुरुआत करते हैं तो के.एम. मुंशी महोदय ने गुप्त काल को पेरिक्लिस युग या गोल्डन एज या स्वर्ण काल कहा है।
और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड में हम गुप्तकाल के क्वेश्चन की बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो हमें साहित्य के संदर्भ में ही मिले, या तो पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है या एक तरह से विज्ञान के विभिन्न आविष्कार के बारे में पूछा जा रहा है। तो गुप्तकाल को हम खासकर साहित्य और विज्ञान की दृष्टि से स्वर्णकाल मानते हैं। हालांकि बहुत सारी कमियां भी हैं एक तरह से स्वर्णकाल में देखा जाए तो, खासकर निम्न वर्ग की दशा के संदर्भ में, शूद्रों की दशा, स्त्रियों की दशा के संदर्भ में देखें तो उसको स्वर्णकाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक विचारक का एक दृष्टिकोण हम कह सकते हैं। तो गुप्तकाल में हमें क्वेश्चन स्वर्णकाल का पूछा गया और साहित्य पे आधारित क्वेश्चन ज्यादा रहे। राजस्थान से भी रिलेटेड हम बयाना के संदर्भ में कह सकते हैं कि क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। बाहरी विश्व के साथ संबंध और गुप्तोत्तर काल की बात करें तो इस टॉपिक से हमें एक क्वेश्चन मिला, अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है उसके संदर्भ में रीट में। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर जो है, जीके वाले पेपर है, उनमें हर बार एक क्वेश्चन मिला है एक तरह से बोरोबुदुर स्तूप के संदर्भ में, जावा के प्रबंधन मंदिर के संदर्भ में, पेगान के आनंद मंदिर के संदर्भ में और अंकोर वाट मंदिर के संदर्भ में। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसमें हम 10 कंटेंट याद करके इस टॉपिक के लगभग क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमें बहुत कम मिलता है इस टॉपिक के बारे में जिक्र बहुत कम मिलता है। गुप्तोत्तर काल की बात करें तो गुप्तोत्तर काल में वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, एक तरह से गुप्त काल के बाद छोटे छोटे जो राजवंश है, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पाल, प्रतिहार, इनके बारे में बात की जाती है, खासकर पल्लव और चोलों की बात की जाती है। लेकिन 2 हिडन टॉपिक है अति महत्वपूर्ण रहेंगे जो इस बार आरएस मेंस में भी हमें क्वेश्चन मिला है। तो इस टॉपिक में हम एक तो पल्लव काल के बारे में, खासकर महाबलीपुरम के मंदिरों के बारे में हम याद रखेंगे, आलवा नयनार संतों का भी हम जिक्र करेंगे और 1-2 बार हमें क्वेश्चन इस राजवंश के बारे में पूछेंगे। तो चोल राजवंश के जो क्वेश्चन है वो भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अगर हम यहां से क्वेश्चन की संभावना देखें तो हमें टोटल 1 और टोटल 2-3 क्वेश्चन मिले हैं। तो 75% संभावना इस टॉपिक की भी है। आरएस मेंस की दृष्टि से भी देखें और एक तरह से हर एग्जाम में सीजीएल, एसएससी, रेलवे में भी देखें तो यहां से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। दक्षिण भारत के 2 राजवंश अति महत्वपूर्ण राजवंश हैं, जिनको भी हम पढ़ के कुछ हद तक 1 या 2 क्वेश्चन की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा मध्यकालीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन फिर भी एक तरह से भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में हम बात करेंगे, विभिन्न प्रकार के करों की बात करेंगे, स्थापत्य चित्रकला के संदर्भ में भी इस समय बात करेंगे, सल्तनत काल को समाहित करते हुए बात करेंगे, सामाजिक परंपराओं की बात करेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इसके बारे में कोई स्पष्ट क्वेश्चन है नहीं। एक तरह से हमें एक बार अमीर खुसरो के बारे में पूछा गया तो हम उस सल्तनत काल में खासकर जो इतिहासकार वर्ग है, अमीर खुसरो, बर्नी जैसे जो इतिहासकार हैं, अन्य इतिहासकार, उनकी पुस्तकों की भी चर्चा करेंगे। तो ज्यादा संभावना अमीर खुसरो या फिर एक तरह से लेखक या साहित्य के संदर्भ में यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। राजस्थान में हम खासकर प्रतिहार, चौहानों को अलग पढ़ लेंगे, लेकिन अगर इस टॉपिक में ही समाहित करेंगे तो प्रतिहारों से हमें 2 बार क्वेश्चन मिले हैं और चौहानों से भी 2 बार क्वेश्चन मिले हैं। तो अति महत्वपूर्ण रहेगा ये टॉपिक भी। तीसरी यूनिट की बात करें तो ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, भक्ति और सूफी आंदोलन, और इससे हमें हर बार क्वेश्चन मिला है। तो मतलब यहां से क्वेश्चन की संभावना हर बार है और यहां से भी लगभग 5 क्वेश्चन मिले हैं। तो 100% क्राइटेरिया तय है कि भक्ति और सूफी आंदोलन से क्वेश्चन मिलेगा। सूफियों से खासकर हमें शब्दावली आधारित क्वेश्चन मिल रहे हैं, जैसे खानका है, जैसे समा है, जैसे रक्ष है, जैसे मुर्शीद है, मुरीद है, उसके संदर्भ में। और या फिर हमें ज्यादातर क्वेश्चन संस्थापकों का पूछा जा रहा है, जो भी सूफी सिलसिले हैं, जैसे नक्शबंदी, सतारी, फिरदौसी, उनके संस्थापक। और यह क्राइटेरिया तय होता है लगभग चिश्ती संप्रदाय पे। तो चिश्ती के जितने भी संत हैं उनके बारे में हम कॉमन बातें याद रख के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सूफियों पे 3 क्राइटेरिया, शब्दावली आधारित, चिश्ती आधारित और विभिन्न संस्थापक आधारित। भक्ति में खासकर ज्यादा क्वेश्चन निर्गुण और सगुण के बारे में हो रहे हैं। इस बार फर्स्ट ग्रेड में भी ये क्वेश्चन था और एक तरह से कबीर पे भी क्वेश्चन था, विभिन्न भक्ति संतों पे भी। तो अलवार और नैनार एक क्राइटेरिया है, निर्गुण और सगुण विचारधाराएं एक क्राइटेरिया है। हम राम भक्त और कृष्ण भक्त के संदर्भ में भी क्राइटेरिया तय कर सकते हैं कि इस बार फर्स्ट ग्रेड में कौन राम भक्त है या कौन कृष्ण भक्त नहीं है, कौन कृष्ण भक्त है, इसके संदर्भ में भी क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा खासकर दादू दयाल के संदर्भ में, मीराबाई के संदर्भ में, कबीर के संदर्भ में, गुरु नानक के संदर्भ में, जो है मराठी जो भक्ति संत है, नामदेव, ज्ञानेश्वर, उनके संदर्भ में भी हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार एक फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन क्षेत्र आधारित था कि कौन सा जो भक्ति संत है किस क्षेत्र में एक तरह से भक्ति मतों का प्रचार करता है, अपने विचारों का प्रचार करता है। तो क्षेत्र के आधार पर भी सुमेलित करना बेसिक सा क्वेश्चन था। तो यहां से भी हम मान के चलें कि 100%
तय रहेगा और एकदम सरलतम क्वेश्चन रहेगा, कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं। ज्यादा डेप्थ क्वेश्चन या कोई पुस्तक वगैरह ऐसी पूछी नहीं जा रही है, थिंक वगैरह पूछा नहीं जा रहा, या तो चैप्टर पूछा जा रहा है, या निर्गुण सगुण विचारधारा पूछी जा रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि खासकर जो टॉप थिंकर है, निर्गुण थिंकर, रैदास, दादू दयाल, कबीर, गुरु नानक, उनके बारे में हमें ज्यादा पूछा जा रहा है। या फिर डिपेंड रहता है क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित तो दादू दयाल रहेंगे, मीरा अति महत्वपूर्ण रहेगी। भक्ति संतों में हम खासकर सूफियों में और भक्तियों में एक क्वेश्चन और देख सकते हैं कि यहाँ पर सत्य असत्य कथन आधारित एक क्वेश्चन आ रहा है। तो जो कॉमन विशेषताएं हैं भक्ति और सूफी संतों की, उनके आधार पे हम एक क्राइटेरिया ये भी तय कर सकते हैं कि उनकी कॉमन विशेषता के आधार पे क्वेश्चन जो आ रहा है कि भक्ति संतों की कौन सी विशेषता है, भक्ति मतों का जो प्रचार है वो किस भाषा में करते हैं या क्यों करते हैं, उनकी लोकप्रियता का कारण क्या है, तो उस संदर्भ में हम एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। मुगल प्रशासन और मुगल राजपूत संबंध, जैसा कि ये टॉपिक राजस्थान से भी रिलेटेड है तो उसकी वहां पे व्याख्या करेंगे, लेकिन यहाँ से मुगल राजपूत संबंध से भी हमें एक क्वेश्चन मिल रहा है। खासकर हम बाबर से लेकर एक तरह से औरंगजेब तक विभिन्न मुगलों का विभिन्न राजपूत रियासतों और शासकों के साथ जो संबंध है उसका हम अलग अलग जिक्र करेंगे। तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन की संभावना मिलती है। तो लगभग 4 क्वेश्चन इस एक टॉपिक से भी आ जाते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि मुगल प्रशासन पे और मुगल राजपूत संबंध पे डिपेंड रहेंगे क्वेश्चन। इसमें हम स्थापत्य, चित्रकला और एक तरह से साहित्य की भी बात करेंगे क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन हो सकता है। 1857 का विद्रोह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से हमें क्वेश्चन की संभावना मिलेगी और यहां से भी 100% क्वेश्चन मिल सकते हैं। इस बार हमें फर्स्ट ग्रेड में भी दोनों बार सब्जेक्ट में भी और जीके में भी मिला है, आरएस में भी क्वेश्चन रहता है और खासकर 1857 की क्रांति का एक सत्य असत्य कथन से संबंधित क्वेश्चन है। कौन से विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है, दमन करता कौन है, और खासकर रीड की पुस्तक की बात करें तो हमने एक बार देखा है कि रीड में माझा प्रवास पुस्तक का लेखक पूछा गया है। इसके अलावा हमें रीड के संदर्भ में खासकर जो ब्रिटिश रेजिडेंट है उनके संदर्भ में ज्यादा क्वेश्चन मिल रहा है, या फिर क्राइटेरिया एक तय आउआ के कुशाल सिंह चंपावत और स्थानीय जो जागीरदारों का तय होता है। इसके अलावा कारण और परिणाम या स्वरूप के बारे में हमें मोटे मोटे क्वेश्चन मिल सकते हैं। पुनर्जागरण के क्वेश्चन की बात करें तो एक तरह से व्यक्तित्व आधारित क्वेश्चन कम पूछे गए हैं। दयानंद सरस्वती महत्वपूर्ण हो सकते हैं, विवेकानंद महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि उनका राजस्थान से भी लिंक रहता है, तो उनकी पुस्तक, उनके कोटेशन महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ से जो क्वेश्चन है वो समाज सुधार कानूनों का ज्यादा रहा। तो पुनर्जागरण जो है यहाँ से हम एक तरह से विभिन्न विवाह और परिवार संबंधी जो कानून बनाए गए, खासकर विभिन्न कुप्रथाएं मिटाने के लिए, सती प्रथा जैसी, विधवा प्रथा जैसी जो कुप्रथाएं हैं उनके संदर्भ में जो कानून पारित किए गए। इसके अलावा हिंदू विवाह से संबंधित जो कानून है उनके बारे में भी हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं बार बार। तो ज्यादातर क्राइटेरिया पुनर्जागरण, और हम देखते हैं तो एक तरह से वैवाहिक संबंध और हिंदू विवाह से संबंधित जो कानून है उनके बारे में क्वेश्चन ज्यादा रह रहे हैं। और इसके अलावा पुनर्जागरण में हम विभिन्न विचारधाराओं की भी बात करेंगे, जैसे मुस्लिम समाज सुधार, पारसी समाज सुधार, इसके साथ साथ बड़े थिंकर है, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसी घटनाओं का भी जिक्र करेंगे, और इसके साथ साथ विभिन्न जो समाज सुधार आंदोलन है खासकर दक्षिण भारत के या विभिन्न स्थानीय संप्रदायों की भी हम बात करेंगे। तो मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ क्वेश्चन का क्राइटेरिया जो है वो सुधार आधारित कानून पे ज्यादा डिपेंड रहता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले कानून या सुधारों के बारे में पढ़े और उसके बाद अलग अलग व्यक्तित्व के बारे में पढ़े तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ब्रिटिश साम्राज्य की भारतीय राज्यों के प्रति नीति, इस पे हमें चारों बार एक ही क्वेश्चन मिला है, और खासकर बंगाल के संदर्भ में हम देखते हैं कि जो प्लासी और बक्सर के युद्ध होते हैं उनका मूल कारण दस्तक होता है, या फिर और भी बहुत सारे कारण है, तो दस्तक पर आधारित एक क्वेश्चन मिला है। इसके अलावा किसी स्टेट के बारे में कोई व्यक्तिगत क्वेश्चन नहीं मिला, तो हमें इस बार कोई न कोई क्वेश्चन बंगाल, अवध, हैदराबाद के संदर्भ में मिल सकता है, किसी युद्ध का मिल सकता है, या कोई अंग्रेजों की पॉलिसी के संदर्भ में मिल सकता है। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के संदर्भ में हमें 2 बार खासकर व्यापार के संदर्भ में क्वेश्चन मिले हैं कि एक बार रीड का क्वेश्चन ये था कि 1830 में एक तरह से भारतीय सूती वस्त्रों का व्यापार कितना होता है और बाद में घटकर कितना रह जाता है। खासकर हमें यहाँ से आयात और निर्यात की वस्तुओं के संदर्भ में पूछा जा सकता है। ब्रिटिश पॉलिसीज का भारतीय इकोनॉमी पे प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक हम दोनों दृष्टि से भी देखेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं यहाँ पे कि महालवाड़ी
रैयतवाड़ी और जो स्थायी बंदोबस्त है, यहां से भी हमें बेसिक क्वेश्चन मिल सकता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी प्रणाली थी और कौन सी प्रणाली का कौन संस्थापक माना जा रहा है, तो उसके संदर्भ में हमें आसान क्वेश्चन मिल सकता है। 1919 से 47 तक के गांधी युग की बात करें, गांधी एरा की बात करें, तो यहां व्यक्तित्व आधारित क्वेश्चन ज्यादा मिले। एक बार रीड का क्वेश्चन हमें रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में पूछा गया और 2 क्वेश्चन हमें महात्मा गांधी पे, खासकर उनके समाचार पत्रों पे डिपेंड रहे हैं, उनकी लैंग्वेज पे डिपेंड रहे हैं। तो उनके 3 आंदोलन मुख्य रूप से असहयोग, सविनय हो गया, भारत छोड़ो की तो बात करते ही है, 1919 के अधिनियम की भी, 1935 के अधिनियम की भी बात करेंगे। इसके साथ साथ एक तरह से व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो, क्रिप्स प्रस्ताव, वेवेल योजना, उनका भी जिक्र करेंगे। और यहां से हमें एक क्वेश्चन गदर पार्टी के संदर्भ में पूछा गया, चूंकि गदर पार्टी जो है वो सिलेबस में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ नहीं है, उसके बावजूद क्वेश्चन हुआ। और इस बार फर्स्ट ग्रेड में भी हमें 2 क्वेश्चन जो है वो क्रांतिकारियों आधारित मिले। तो एक तरह से भारतीय क्रांतिकारियों का जो 2-3 चरण होते हैं और वहां पे मुख्य मुख्य घटनाएं और विभिन्न मुख्य क्रांतिकारियों का हम जिक्र करेंगे। तो एक तरह से ये अति महत्वपूर्ण है टॉपिक, काफी वाइड टॉपिक भी है। तो व्यक्तित्व आधारित और क्रांतिकारी आधारित क्वेश्चन यहां से संभावना ज्यादा मिलती है 100%। तो ये हमारा मुख्य रूप से यूनिट आधारित और विभिन्न क्राइटेरिया की बात की हमने, विभिन्न टॉपिक्स की बात की। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। अगले वीडियो में हम राजस्थान कला, संस्कृति और इतिहास की एक तरह से पाठ्यक्रम की व्याख्या करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद।